राधे राधे। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी 4 यूनिट कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको बोला था कि युक्ति तर्क की जो 24वीं क्लास है वो अंतिम क्लास है, पर मैंने रक्त संबंध वाला, तार्किक वेन आरेख और दिशा परीक्षण वाला टॉपिक हमारा छूट गया था। और यहाँ से भी प्रश्न कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। एक ही प्रश्न पूछा जाता है, 1 या 2 प्रश्न, पर हम एक प्रश्न भी क्यों छोड़े, क्योंकि हमारा सिलेक्शन के लिए एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पूरा सिलेबस आपको यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाऊंगी और सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी क्लासेस और पीवाईक्यू के साथ। तो मैं कोई भी कमी नहीं रखना चाहती, क्योंकि ये मेरी पहली बैच है और मैंने पहली बैच में ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन में चाहती हूँ कि आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर करके अपना और अपनी क्लासेस का नाम रोशन करें। तो हमारा ये टॉपिक बच गया था, तो मैं आज आपको ये तीनों टॉपिक इस क्लास में कंप्लीट करवाऊंगी। पहले मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी, फिर मैं वही प्रश्न करवाऊंगी जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। ये आता होगा विद्यार्थियों को ये टॉपिक, पर कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको ये टॉपिक नहीं आता है, तो मैं उस हिसाब से पढ़ा रही हूँ कि अगर किसी ने पहली बार अगर वो रीजनिंग पढ़ रहा है या युक्ति तर्क वाली यूनिट पढ़ रहा है तो उसे आसानी से वेन आरेख, दिशा परीक्षण और रक्त संबंध वाले प्रश्न वो आसानी से कर ले, क्योंकि वहां पर प्रश्नों की जैसे ब्लड रिलेशन में प्रश्नों की कोई लैंग्वेज ऐसी पूछी जाती है कि विद्यार्थी आता हुआ क्वेश्चन भी मतलब आप उलझ जाते हैं उसमें, क्योंकि समझ में ही नहीं आता है। और दिशा दूरी वाले में भी कुछ विद्यार्थियों को अपना दायां बायां समझ में नहीं आता है कि कौन सी दिशा दाईं होगी, कौन सी दिशा बाईं। तो मैं आपको ट्रिक से दायां बायां एक बार ऐसे याद करवा दूंगी कि आपको अगर पूछा भी जाएगा तो आप आसानी से करके आ जाओगे। और तार्किक वेन आरेख में भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको वेन आरेख बनाना आना चाहिए, तभी आप इस प्रकार के प्रश्न को करके आओगे। तो मैंने वादा किया था कि 35 से 40 प्रश्न आपको मेरी क्लास से मिलेंगे, तो जरूर मिलेंगे। मैं चाहती तो आपको नहीं पढ़ाती मैं, पर मैंने कहा कि नहीं, प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने पुराने प्रश्न पत्र उठाकर देखे और यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा गया है, सेट में भी पूछा गया और नेट में भी पूछा गया, और मैं दोनों एग्जामों को टारगेट कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ अगर प्रश्न पूछा जाए और अगर मैं नहीं करवाऊं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो चीज छोड़ के जाते हैं कि नहीं पूछी जाएगी वही परीक्षा में पूछ ली जाती है, तो मैं कोई कमी नहीं रखना चाहती हूँ। और मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रही हूँ तो आपको भी अपना 100% देना होगा, है ना। और आपको याद होना चाहिए कि आपकी जो परीक्षा तारीख है नेट वालों की, वो परीक्षा आपकी 31/12/2025 से शुरू हो जाएगी और 7 जनवरी 2026 तक आपकी परीक्षा चलेगी। और जो सेट के विद्यार्थी उनकी परीक्षा 11 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। तो हम दोनों परीक्षा के विद्यार्थी मुझसे पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि आप किस राज्य से मेरी क्लासें देख रहे हो और किस एग्जाम के लिए आप मेरी क्लासें देख रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। पर बहुत कम विद्यार्थियों ने कमेंट करा, यानी कि क्लास मेरी कोई ध्यान से सुनता नहीं है या आपको ये आपको बताना नहीं चाहते, पर आप बताते तो मुझे अच्छा लगता है ना। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध वाली क्लास देखेंगे। रक्त संबंध वाली तो अधिकतर लड़कियों को तो रक्त संबंध में इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमें पता रहता है कि कौन सा रिश्ता हमारा क्या है। पर ज्यादातर लड़के बता नहीं पाते इस संबंध में, क्योंकि मैं इसलिए बोले क्योंकि मेरे खुद का भाई है, मैं उसे बताती हूँ कि ये दूर के रिश्तेदार है, इनका हमसे ये रिश्ता है, तो उसे समझ में ही नहीं आता है। और ज्यादातर कहीं ना कहीं लड़कियां मतलब ज्यादा इन्वॉल्व रहती है घर परिवार में, तो उन्हें पता रहता है कि किसे हमारा भतीजा, कौन भतीजी, कौन ममेरी बहन या मौसेरी बहन, या मतलब दूर का रिश्ता हम कनेक्ट कर लेते, पर ज्यादातर लड़कों को समझ में नहीं आता है। और बहुत सी बारी प्रश्न हमसे ऐसे पूछे जाते हैं कि हम रिश्ता वहां पर बता नहीं पाते हैं। तो मैं आपको पूरा डिटेल से बता रही हूँ। अगर आपको आता भी हो तो आप ध्यान से सुने, आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी, है ना। फिर हम प्रश्न करेंगे, क्योंकि मैं इस हिसाब से पढ़ा रही हूँ कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, तो वो भी आज मुझसे सीख कर जाएंगे। तो मेरे लिए सभी विद्यार्थी समान है, भले वो टॉपर हो या वो कमजोर विद्यार्थी, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि मैं कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को भी अच्छे से अच्छा स्कोर करवा पाऊं। तब हम पढ़ना शुरू करते हैं।
इस अध्याय के प्रश्नों में कुछ व्यक्तियों के आपसी संबंध दिए रहते हैं। इन्हीं संबंधों के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति का उन व्यक्तियों से संबंध ज्ञात करना होता है। जैसे अगर वह लड़की मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है तो वह मेरी क्या होगी। तो हमसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम इसे बिल्कुल वेन आरेख बनाकर डायग्राम से समझेंगे तो हमें पता चलेगा। तो क्या कहा गया है, उदाहरण इसका उत्तर है बहन। तो बहन कैसी होगी कि वह मेरे दादा की, तो मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है, यानी कि मेरे दादाजी के बेटे यानी कि मेरे पिता, इकलौते बेटे यानी कि मेरे पिता और उनकी बेटी। तो मेरे पिता की बेटी से क्या संबंध होगा, बहन का। तो आपको इस प्रकार संबंध बनाना आना चाहिए। अब आपको हमेशा याद रखना है कि जो मेल होगा या जो पुरुष वर्ग होगा उसे हम प्लस से दर्शाएंगे, और जो महिला होगी या जो फीमेल होगा उसे हम माइनस से दर्शाएंगे, है ना। तो देखो बेटी थी तो यहाँ पर माइनस कर दिया, और यहाँ पर पिता था तो इसे प्लस से दर्शाया गया, दादाजी तो इसे प्लस से, तो पॉजिटिव साइड पुरुष कैटेगरी को डिनोट करेंगे, और जो माइनस है वो हम फीमेल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारा अगला है कि देखो, अतः इस अध्याय में प्रश्नों को हल करने के लिए इन्हें रिश्ते संबंधित तथ्यता वंश वृक्ष फैमिली ट्री के बारे में जानना चाहिए। ये सब पूरी फैमिली ट्री बनाई हुई है, तो मैं इसीलिए आपकी डायरी किताब का पेज लेकर आई हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, है ना। इसलिए आप इन्हें ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में आएगा कि किससे हमारा क्या रिश्ता है। अगर वो वैवाहिक संबंध में है तो हम इस वाले निशान से दर्शाएंगे उसे। तो मुझे दो चिन्ह से दिखाए गए हैं, तो मुझे 2 पीढ़ियां ऊपर और 2 पीढ़ियां नीचे के व्यक्तियों के साथ मेरे संबंध निम्नलिखित वंश वृक्ष या फैमिली ट्री दर्शाया गया है। तो आप देखोगे दादा और दादी यानी कि ये 2 फैमिली ट्री बनेगी आपकी, है ना। और ये दोनों आपसी संबंध है ना। वैवाहिक संबंध किससे बताएंगे हम, ऐसे और ऐसे वैवाहिक संबंध भी बता सकते हैं, और मैं तो क्रॉस से दर्शाती हूँ। आप अपने हिसाब से दर्शाइए, पर इस डायग्राम के हिसाब से इन दोनों के बीच वैवाहिक संबंध का चिन्ह क्या है, ये वाला चिन्ह, तो आपको ध्यान रखना है। अब बुआ और फूफा, तो आपको पता है कि आपकी जो बुआ कौन होती है, अपने पिता की बहन को हम बुआ कहते हैं ना। किसे कहते हैं, पिता की बहन। पिता की बहन हमारी क्या होती है, बुआ होती है ना। और बुआ के पति को हम क्या कहते हैं, फूफा कहते हैं ना, फूफा कहते हैं। तो ये तीर दर्शाता है दोनों का वैवाहिक संबंध है। अब इनका जो लड़का होगा वो हमारा फुफेरा भाई कहलाएगा, और इनकी जो लड़की होगी वो फुफेरी बहन कहलाएगी, है ना। ये यहाँ एक ट्री दर्शाती है। फिर है कि पिता यानी कि मेरे पिता और ये मेरी माता, इन दोनों के बीच वैवाहिक संबंध है, तो ये वाले तीर से दर्शाया गया है। अब आगे क्या संबंध है, पिता, नाना, माँ, नानी, यानी माँ का संबंध है ना। यहाँ पर दादा का संबंध, ये पिता वाली फैमिली ये ट्री आएगी, और ये माता वाली फैमिली ट्री यहाँ दर्शाई गई है ना। तो अपनी मेरी माता के पिता मेरे नाना कहलाएंगे, मेरी माता की माँ मेरी नानी कहलाएगी, मेरे माता का जो भाई है वो मेरा मामा कहलाएगा, और मेरे मामा की जो पत्नी है वो मेरी मामी कहलाएगी, क्योंकि ये वैवाहिक संबंध दर्शाता है। अब मेरी माता की जो बहन है वो मेरी मौसी कहलाएगी, और मेरी मौसी के जो पति है वो मेरे मौसा कहलाएंगे ना। तो ये माता से संबंधित जो भी परिवार होता है हमारा, जो हमारा ममेरा परिवार होता है या हमारा ननिहाल होता है, वो फैमिली ट्री दर्शाई गई है ना। तो मेरी माता के पिता मेरे क्या कहलाएंगे, मेरे नाना, मेरी माता की माँ मेरी नानी कहलाएगी, मेरी माता की जो भाई है वो मेरे मामा जी कहलाएंगे, और मेरी माता की जो बहन है वो मेरी मौसी कहलाएगी, है ना। अब पिता के साथ वाले है ना, ये माता से संबंधित है ना। अब पिता और माता दोनों से इधर वाली ट्री बनेगी, ये सिर्फ माता वाली ट्री थी। अब पिता माता का विवाह हुआ तो उसके बाद मैं, है ना, मैं, मेरा भाई और मेरी बहन, है ना। ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, और ये मैं खुद हूं। अब मैं यानी कि ये पुरुष है प्लस है, तो मेरी पत्नी, ये मेरी पत्नी हो गई, है ना। और अब मेरा अलग से रिश्ता चलेगा यहाँ पे। मेरा भाई, तो मेरे भाई की पत्नी मेरी भाभी हो गई, मेरी बहन का पति मेरा जीजा कहलाएगा, है ना। ये इनका वैवाहिक संबंध है। अब सबसे पहले मैं मेरी फैमिली ट्री देखूंगी,
तो मैं और मेरी पत्नी है ना, यानी कि मैं पुरुष वर्ग के हिसाब से आपको बता रही क्योंकि ये पुरुष वर्ग के संबंध में है। तो मैं और मेरी पत्नी, अब ये वाला रिश्ता पूरी मेरी पत्नी के ससुराल का है, ये मेरी पत्नी के पियर का है, मेरी पत्नी का जो मायका होगा ये उसका दर्शा रहा है। तो मेरी पत्नी यानी कि मेरी पत्नी के पिता मेरे ससुर, मेरी पत्नी की माँ मेरी सास, मेरी पत्नी के भाई मेरा साला और मेरी पत्नी की बहन मेरी साली। आप ये मत समझना मैडम आप तो स्त्रीलिंग हो फिर आप पुरुष थे, क्योंकि ये जिस हिसाब से डायग्राम है मैं उसी हिसाब से आपको समझा रही हूँ ना। तो आप अब ये यानी कि एक लड़के के रूप में समझाया गया है। तो इसकी पत्नी, तो पत्नी का जो पिता क्या होता है ससुर कहलाता है, उसकी माँ सास कहलाती है, उसका भाई साला कहलाता है और उसकी बहन साली कहलाती है। अब मैं और मेरी पत्नी, तो मेरा बेटा और ये मेरी बेटी, अब इन दोनों का विवाह हुआ तो ये मेरी बहू कहलाएगी, बेटे की पत्नी बहू और बेटी का पति दामाद। अब मेरे बेटा और मेरी बहू के बच्चे हुए तो मेरा पोता कहलाएगा और ये मेरी पोती कहलाएगी, यानी कि प्लस है और ये माइनस है। अब मेरी बेटी और मेरा दामाद इनके बच्चे हुए तो ये नाता नाती यानी कि माइनस, और ये जो बेटा हुआ है मेरा नाती या नाती यानी कि पुरुष है ना, और नातिन यानी कि महिला है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। अब जो मेरा दामाद है उस दामाद की फैमिली में जो मेरे दामाद के जो पिता होगी मेरे समधी कहलाएंगे और मेरे दामाद की जो माता होगी मेरी समधिन कहलाएगी ना, भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो दादा दादी है, मेरे दादा दादी का एक को 3 बेटे, एक तो मेरे पिता, मेरी बुआ और मेरे चाचा चाची। तो मेरे पिता का जो भाई है वो मेरे चाचा कहलाएंगे और मेरे चाचा की पत्नी चाची कहलाएगी। अब इनके बच्चे हुए तो इनका जो लड़का हुआ वो मेरा चचेरा भाई कहलाएगा और इनकी जो लड़की हुई मेरी चचेरी बहन कहलाएगी। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। खुद को या जैसे मैंने खुद को रखा है ऐसे आप खुद को रखकर ब्लड रिलेशन समझाएंगे तो आप आसानी से सवाल को हल कर लेंगे। तो आप जो भी सवाल करेंगे आप खुद को वहां उस स्थिति में आप खुद को रखेंगे। अब नोट में क्या दिया गया है कि जहां संकेत तीर का है वहां वैवाहिक संबंध है, जहां ये वाला चिन्ह वहां जैसे पिता की पत्नी, फिर ये वाला चिन्ह पुत्र और पुत्री, तो दिखाया गया कि संतान को दिखाता है, फिर इनकी संतान है ना। तो अब अगर हम उपयुक्त वंशावृत्ति को सारणी के रूप में लिखे तो हम सामने ये वाली नहीं ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने बहुत बेसिक से आपको समझाया है ना। हालांकि सभी को पता होगा पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं। तो मैंने आपको पिता के भाई, बुआ, उनका परिवार है ना, पिता का परिवार, माता का परिवार, फिर चचेरा भाई, चचेरी बहन, फिर मेरी बहन के ससुराल वाले मेरे क्या लगेंगे, मेरी पत्नी के ससुराल वाले क्या लगेंगे, मेरे भाई के बच्चे मेरे क्या लगेंगे, मेरी बहन के बच्चे मेरे क्या लगेंगे, जो मेरे बेटे बेटी है या मेरे बेटा बहू है वो मेरे क्या, उनके बच्चे मेरे क्या लगेंगे, वो सब मैंने आपको अच्छे से बिल्कुल फैमिली ट्री से समझा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार क्लास को रिपीट करके देख सकते। अब हम एक उदाहरण देखेंगे ताकि आपको उदाहरण से सवाल अच्छे से समझ में आएगा, है ना। एक उदाहरण लिया है मैंने कि राम कहता है कि आपको राम खुद को रखना है, राम यानी कि आप खुद है ना, कि राम कहता है कि सीता की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है ना। तो राम सीता से किस प्रकार संबंध रखता है, राम यानी कि आप खुद है ना। राम कौन है, राम यानी कि आप खुद है ना, मैं हूं, राम यानी कि मैं खुद। तो सीता की माँ, ये सीता की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी सीता की जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है ना। तो सीता की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है ना। ये राम, ये मैं हूं। तो मेरी माँ है ना, जो सीता की माँ है उसकी इकलौती बेटी है ना। तो क्या कहा है कि सीता की माँ, सॉरी सीता की माँ, ये मैं खुद हूं तो क्या कहा गया, सीता की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो ये सीता है ना। अभी सीता की क्या है, माँ है और ये मेरी माँ है। तो मेरी माँ की इकलौती बेटी यानी कि ये मेरी क्या हो गई, बहन हो गई है ना, ये मेरी बहन हो गई और मेरी बहन की बेटी है ना। क्या कहा गया है कि सीता की माँ मेरी माँ की
इकलौती बेटी है ना, तो ये मेरी माँ की इकलौती बेटी यानी कि मैं, और मेरी माँ की बेटी यानी ये मेरी बहन है। अब क्या कहा गया है कि सीता, राम सीता से किस प्रकार संबंध है। राम यानी मेरा, सीता से क्या संबंध है, तो मेरी बहन की बेटी, तो मैं मेरी बहन का क्या लगा भाई, और मेरी बहन की बेटी मेरी क्या लगेगी भतीजी, और मेरी बहन की बेटी के मैं क्या लगूंगा मामा। तो सीता का मैं, तो राम सीता से किस प्रकार संबंध है, तो राम सीता का क्या होगा, मामा होगा। क्या होगा, मामा होगा। एक और बार मैं एक और चित्र से आपको समझाती हूँ, मैं किस इस सवाल को करती हूँ ना, मैं बताती हूँ। अगर ये सवाल मेरी परीक्षा में पूछा जाता तो मैं कैसे इस सवाल को करती। मैं राम यानी मैं खुद को रखती, मैं सबसे पहले बताती सीता की माँ, तो मैं यहाँ लिखती सीता की माँ, मैंने यहाँ बना दिया सीता की माँ। मेरी माँ, तो मेरी माँ है ना, क्या है, सीता की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी, यानी कि ये मेरी माँ की इकलौती बेटी हो गई। अब ये मेरी माँ की बेटी हो गई, तो माँ मेरी है ना, तो मैं हो गया और ये सीता हो गई, क्योंकि जो सीता की जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ये उसकी बेटी हो गई। अब सीता की माँ यानी कि सीता की माँ है, तो यह सीता यहाँ आएगी है ना, तो अब क्या होगा, सीता की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो सीता का मुझसे क्या संबंध है, मैं सीता का क्या लगूंगा, मामा। पर अगर पूछा जाता कि राम का सीता से क्या संबंध है, तो बहन की बेटी या भतीजी है ना, तो मेरे अगर सवाल आता तो मैं इस प्रकार से सवाल को करती। तो मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया है, दो डायग्राम से। अब क्या दिया गया है, राम सीता की माँ का भाई है। क्या कहा गया है, जो राम है वह सीता की माँ का भाई है ना, ये इसका भाई लगेगा। अतः राम सीता का क्या होगा, मामा होगा। क्या होगा, राम सीता का मामा होगा, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। अब आपका ये प्रश्न लिया है मैंने, ये आपकी एमपी सेट 2018 में पूछा गया है ना, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने उठाए हैं कि अगर पूछे जाएंगे तो आप सवाल गलत करके ना हो। अब क्या कहा गया है कि के की माता जे है, जे का पुत्र एन है, एन का भाई एम है और के की पुत्री एन है, तो एम की दादी कौन होगी। तो पहले आप अलग अलग संबंध बनाइए। सबसे पहले हम के को उठाते हैं, के की माता जे है, तो ये के है, इसकी माता, एक मिनट है ना, जैसे मैं समझा रही हूँ, आपको ऐसे डायग्राम बनाओगे आपको खुद को रखना है ना, तो यहाँ तो खुद को रख नहीं सकते, 8 शब्द दिए, तो के की माता क्या है, जे, तो माता का ऊपर रखोगे ना, तो ये क्या इसकी माता है, तीर दर्शान की इसकी माता है। जे का पुत्र एल है, तो ये इसका एक और पुत्र आ गया है ना, तो इसका पुत्र क्या है, एल, तो पुत्र नीचे आएगा, तो ये हो गया पुत्र, क्योंकि छोटा रहेगा। फिर एन का भाई एम है, तो एन का इधर बना दिया मैंने अलग संबंध, एन का भाई क्या है, एम है। अब के की पुत्री एन है, तो जो के है इसकी पुत्री क्या है, एन, इसकी पुत्री हो गई, इसकी पुत्री क्या हो गई, एन। अब एन का भाई एम है, तो ये इधर आ जाएगा, क्योंकि ये इसकी पुत्री है, तो ये इसका पुत्र होगा। तो एम की दादी कौन है, तो यहाँ आएगा एम, है ना, क्या है लिखा था हमने, एन का भाई एम है, तो एम की दादी कौन है, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर, ये के है, तो के का ही पुत्र हो गया, और ये के का पुत्र है, तो के की माँ जे है, तो एम की दादी कौन है, ये जे, ये इसकी दादी हो गई, है ना। मैं एक बार आपको बिल्कुल क्लियर चित्र बनाती हूँ, बहुत छोटा बनाया मैंने, आपको समझ नहीं आया होगा ना, एक बार मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, अगर मेरे ये सवाल आता परीक्षा में तो मैं इस सवाल को कैसे करती मैं आपको करके बता रही हूँ, यहाँ करते हैं ना। के की माता जे है, तो ये हमारा के है, अब इसकी माता क्या है, जे है। फिर जे का पुत्र एल है, तो ये जे है, इसका पुत्र क्या है, एल, इसका पुत्र ही एल बना दिया। एम का भाई एम है, तो ये एन हो गया, इसका भाई क्या हो गया, एम हो गया। ये हमने इतना डायग्राम बना दिया। अब आपको ऐसे डायग्राम बनाने तो आप आसानी से सवाल को कर लोगे। अब के की पुत्री एम है, तो के की क्या है, पुत्री, और क्या पता है, एम है। तो जब के की पुत्री एम है, तो यहाँ एम का भाई एम है, तो ये इधर आ जाएगा, तो इसका भाई क्या हो गया, एम हो गया। अब जब ये इसका बेटी है ना, ये इसकी बेटी हो गई, तो ये इसका भाई है, तो ये इसका बेटा होगा।
और ये इसका पिता होगा तो ये इसका पुत्र हो गया। जब ये इसकी पुत्री है तो इसका पुत्र होगा, तभी दोनों भाई बहन है। तो एम की दादी कौन है, आप खुद देख लीजिए। अब एम का पिता कौन है, के की माता कौन है, जे, तो एम की दादी कौन होगी, के होगी, क्योंकि हमने क्या देखा था अभी उसमें ट्री में कि जो पिता की माता होती है वो इसकी दादी होगी, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, दादी। तो अब आप देख लीजिए कि एम की दादी कौन है, जे, तो जे का हमारा ये। तो इस प्रकार आपको अगर आप इसे डायग्राम बना के प्रश्नों को करोगे तो आप आसानी से प्रश्नों को हल कर लोगे। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत आसानी से आपको 2 बार डायग्राम बना के समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। अब अगला है, ये आपके नेट में पूछा गया था, किसी कन्या के फोटो की ओर इंगित करते हुए सुकन्या ने कहा कि वह मेरी माँ की इकलौती बेटी की बेटी है। सुकन्या और फोटो में दर्शाई गई कन्या के बीच क्या संबंध है। अगर ये परीक्षा में मेरे सवाल आता तो मैं इस सवाल को किस प्रकार से करती मैं आपको वही बताऊंगी, है ना। तो सबसे पहले कहा गया है कि किसी कन्या के फोटो को इंगित करते हुए सुकन्या ने कहा, यानी कि एक फोटो है तो सुकन्या ने इस फोटो को देखा। किसने देखा, सुकन्या ने इस फोटो को देखा तो कहा कि वह मेरी माँ, यानी सुकन्या, मेरी माँ यानी सुकन्या। सुकन्या ने कहा कि सुकन्या की माँ, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी, यानी सुकन्या खुद ये इसकी बेटी हो गई, यानी कि मेरी इकलौती, मेरी माँ की इकलौती बेटी यानी सुकन्या खुद की बेटी है, इसकी ये बेटी हो गई, है ना। देखो क्या कहा गया है कि वो मेरी माँ की इकलौती बेटी, यानी कि सुकन्या फीमेल है ना। सुकन्या नाम फीमेल का होता है, तो इकलौती बेटी यानी कि मैं खुद हो गई, है ना। मेरी खुद की बेटी है ना, कि मेरी माँ की इकलौती बेटी की बेटी, यानी कि मेरी माँ की इकलौती बेटी की बेटी है। तो ये कौन है, सुकन्या। ये सुकन्या की माँ है, ये सुकन्या की बेटी है। तो सुकन्या और फोटो में दिखाई गई लड़की, दिखाई गई कन्या के बीच क्या संबंध है। तो जब ये सुकन्या की बेटी है तो सुकन्या उसकी क्या होगी, माँ होगी। पर यहाँ माँ ने देकर क्या दिया गया है, जननी। जननी माँ का पर्यायवाची क्या है, जो जननी है वो माँ का पर्यायवाची है। तो इसका विकल्प का अर्थ क्या आएगा, आंसर क्या आएगा हमारा, जननी। आया समझ में आपको कि वह मेरी माँ, यानी कि सुकन्या खुद की, वह मेरी माँ की माँ, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी की बेटी, यानी कि सुकन्या की खुद की बेटी के बारे में कहा गया है। तो आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप दिमाग में आपके गच पच हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एक तो हमारे पर एग्जाम का प्रेशर रहता है, समय कम रहता है। अभी तो आपको बहुत आसान से समझ में आ रहा होगा, पर वहां क्या होगा तो आप हड़बड़ा जाओगे कि मेरी माँ की इकलौती बेटी की बेटी। तो आपको घबराना नहीं है, अगर आप ऐसे डायग्राम बना के करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि किसका आंसर क्या होगा, है ना। तो जैसे मैं समझा रही हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही समझना है, तभी आप परीक्षा में सवाल करके आओगे। अब हम वेन आरेख वाले सवाल करेंगे, है ना, क्योंकि वेन आरेख वाले सवाल भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम हड़बड़ी में सवालों को गलत करके आ जाते, क्योंकि कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है। तो पहले मैं आपको सभी प्रकार के वेन आरेख बताऊंगी, उसके बाद हम सवाल करेंगे कि आपकी परीक्षा में किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे। तो पहले जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो वो चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर एग्जाम, हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको क्लासें कहाँ मिलेगी, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आप आपके मोबाइल में चैनल को ओपन करें और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएं। वहां पर पेपर 1 की 32 क्लासें हो गई है, तो आपको सारी क्लासें यहाँ पर मिलेगी। इसमें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से हर एक टॉपिक पढ़ाया। हमारे 4 यूनिट हो गई, तो चारों यूनिट मैंने आपको यहाँ पर डिटेल से पढ़ाई है ना। उसके बाद जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो तो आप मेरी थ्योरी क्लासें ले सकते हैं। और साथ में मैं आपको यूनिट 2 के लिए पीवाईक्यू सीरीज करवा रही हूँ, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं हमारे। और मैंने 2024 का पेपर जो मैंने खुद हिंदी साहित्य का दिया था वो पूरा पेपर मैंने आपको सोल्व करवाया है। अब मैं आपको 2022 का पेपर हल करवा रही हूँ, वहां मैंने आपको चारों विकल्प बहुत डिटेल से करवाए हैं ताकि आपको समझ में आए कि प्रश्न आपके कैसे बनेंगे। क्या गलतियां मैंने पेपर में करी कि मैंने आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर दिए, और क्या मैंने स्मार्ट
अप्रोच अपनाया कि जो कठिन से कठिन प्रश्न थे वो भी मैंने बहुत स्मार्ट तरीके से करे थे, मैंने वो सब आपको बताया है। तो वो क्लासें आपको पेपर की हिंदी साहित्य पीवाईक्यू सीरीज में आपको मिल जाएगी। अगर आप मेरी 6 क्लासें ले लोगे, 2022 के पेपर की 3 क्लासें और 2024 के पेपर की 3 क्लासें, तो आप अन्य विद्यार्थियों से कहीं आगे हो जाओगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़िए, मैं मेरा 100% दे रही हूँ तो आपको भी देना होगा। तो आप जाए चैनल पर, आपको सारी क्लासें वहां पर मिल जाएगी। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा आपको ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर मैंने करवा दिया है, बहुत अच्छे से समझाया और सवाल भी करवा दिया है। ये हमारा ही अगला वेन आरेख, क्या है वेन आरेख, वेन आरेख वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो हमसे ये वेन आरेख से सवाल पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य में क्या संबंध है, तो आपको कैसे करना है, कैसे वेन आरेख अलग अलग दिए रहेंगे तो आप कैसे उन वेन आरेख को इनसे जोड़कर करोगे। तो आपको पता है चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों अलग अलग चीजें, एक तो नहीं है। चंद्रमा अलग है ना, चंद्रमा अलग है हमारा, पृथ्वी हमारा ग्रह है, चंद्रमा हमारा तारा है, सूर्य भी एक तारा है। तो ये सब अलग अलग चीजें, तो आपको पता है कि तीनों चीजें अलग अलग है। नहीं, पृथ्वी तो क्या है, ग्रह है। पृथ्वी क्या होती है, हमारी ग्रह है ना, हमें पता है कि पृथ्वी हमारा ग्रह है। चंद्रमा हमारा उपग्रह है, क्या है, चंद्रमा हमारा उपग्रह है, ये पृथ्वी का एक उपग्रह है। और सूर्य हमारा क्या है, सूर्य क्या है, तारा है ना, सूर्य एक तारा। तो आप खुद देखिए तीनों चीजें अलग अलग है। तो जब तीनों चीजें अलग अलग होगी तो आप अलग अलग डायग्राम बनाओगे ना, आपको तीनों अलग अलग डायग्राम से चीजों को दर्शाना है। यानी कि चंद्रमा क्या है, हमारा उपग्रह है, पृथ्वी क्या है, हमारा ग्रह है, और सूर्य क्या है, हमारा तारा है। तो देखिए तीनों में कोई संबंध ही नहीं है ना, तो जब तीनों चीजें अलग अलग है तो आप तीनों चीजों को अलग अलग दर्शाओगे, है ना। जैसे पेड़, मनुष्य, पेड़ दे दिया, मनुष्य दे दिया, और दिया आपको कि ग्रह, एक ग्रह दे दिया। तो तीनों चीजें अलग अलग है, तीनों का डायग्राम अलग अलग बनेगा, है ना, क्योंकि ग्रह अलग है, मनुष्य अलग है, पेड़ अलग है। इस प्रकार जब तीनों चीजें अलग अलग होगी, उन तीनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होगा, तो आपको इस वाले डायग्राम से दर्शाना है ना। अभी मैं आपको सवाल करवाऊंगी तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी, पर आपको ध्यान से समझना है। अगला टाइप है हमारा कि जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के समूह किसी तीसरे व्यापक समूह में पूर्णतः सम्मिलित हो, यानी कि जो दो भिन्न भिन्न समूह है वो तीसरे समूह में सम्मिलित हो, या तीसरे समूह के ही जो तीसरा समूह बड़ा होगा उसी के भाग होंगे, तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। अब क्या बताया गया है, ग्रह, पृथ्वी और मंगल। तो हमें पता है कि ग्रह सबसे बड़ा समूह होता है, हमारे 9 ग्रह है, और उन 9 ग्रहों में पृथ्वी भी एक ग्रह है और मंगल भी एक ग्रह है। फिर दोनों ग्रह है, तो दोनों ग्रह क्या है, इन दोनों को हम ग्रह कहेंगे तो ग्रह की श्रेणी में आएंगे। तो पृथ्वी और मंगल दोनों क्या है, ग्रह है। तो इस प्रकार का डायग्राम आपको बनाना है ना, इस प्रकार का। जैसे पूछा गया कि मानव में आया पुरुष और आया महिला, तो आप कैसे दर्शाओगे पूरा मानव, इसमें आपने मेल दर्शा दिया, पुरुष दर्शा दिया, हो फीमेल महिला दर्शा दिया ना, कि बड़ा समूह है, दोनों इससे अलग अलग है पर दोनों का संबंध इससे है ना। तो ग्रह है, ग्रह एक बड़ा समूह है और ये दोनों ग्रह ही है, तो ग्रह के ही भाग है। तो इस प्रकार आपको, अगर इस प्रकार प्रश्न पूछा जाए तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है ना, कि दो बड़ा समूह किसी अलग अलग प्रकार के दो समूह किसी बड़े समूह को दर्शाते, तो आपको ये वाला वेन आरेख बनाना है। अब अगला है कि इस प्रकार के वेन आरेख में दो समूह ऐसे होते हैं जो किसी तीसरे समूह को पूर्णतः सम्मिलित होते हैं, और दोनों समूह आपस में एक दूसरे से अंशतः सम्मिलित होते हैं। यानी कि जो दो समूह है वह जैसे दो अलग अलग समूह है पर दोनों आंशिक रूप से समान है ना, इन दोनों में इतनी समानता है, और ये दोनों इस बड़े समूह का भाग है। जैसे मानव तो विद्यार्थी और खिलाड़ी, यानी कोई मानव होगा तो वो विद्यार्थी भी होगा और वो खिलाड़ी भी होगा, यानी कि दोनों उसमें गुण होंगे ना। वो विद्यार्थी, जैसे आप हो तो मैं मानव भी हूँ, मैं विद्यार्थी भी हूँ, मैं खिलाड़ी भी हूँ, है ना। तो इन दोनों में अंशतः संबंध है पर दोनों भिन्न भिन्न भी है, और दोनों इस बड़े समूह में सम्मिलित होंगे। तो जब दो चीजें आपसे पूछी जाएगी कि जैसे मानव, विद्यार्थी और खिलाड़ी, तो दोनों का अंशतः संबंध है, तो आपको इस प्रकार का डायग्राम बनाना है ना। तो सभी तरह के टाइप को मैंने बता रही हूँ, अगर किसी भी टाइप का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो
तो आपको करके आना है। फिर चौथी स्थिति क्या है कि इस प्रकार के वेन आरेख में एक समूह के अंदर दूसरा समूह पूर्णतः समाहित होता है, जबकि दूसरे समूह के अंदर तीसरा समूह पूर्णतः समाहित होता है। उदाहरण के लिए कि हम पशुओं को ए से, पालतू पशुओं को बी से तथा गाय को सी से दर्शाते हैं, तो निम्न आरेख बनेगा। यानी कि हमारी गाय है, गाय एक पालतू पशु है और ये पशु यानी कि पशु है, ये पशु है, ये पालतू पशु है और ये वाला डायग्राम हमारा गाय है। तो आप खुद देख लीजिए कि तीनों एक दूसरे से पूर्णतः संबंधित इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, है ना। कैसे बनेगा? इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक दूसरे के अंदर एक दूसरे समाहित, यानी कि एक दूसरे समूह के अंदर तीसरा समूह पूर्णतः समाहित होगा, यानी कि ये तीसरे समूह, ये गाय पशु भी है और गाय पालतू भी है। पालतू जानवर पशु भी होता है और पालतू जानवर गाय भी होता है ना, और पशु पालतू भी होता है और पशु गाय भी होता है। तो तीनों एक दूसरे से पूर्णतः सम्मिलित है। तो आपको इस तरह का डायग्राम बनाना होगा। अब अगली स्थिति हमारी पांचवी स्थिति की, जब दो समूह ऐसे हो कि उनमें एक समूह दूसरे समूह से पूर्णतः समाहित हो, जबकि तीसरा समूह दोनों समूह से पूर्णतः भिन्न हो, तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। यानी कि ग्रह, उपग्रह और पृथ्वी, है ना। तो ये उपग्रह, ग्रह का संबंध उपग्रह से बिल्कुल भी नहीं है, पर पृथ्वी हमारी ग्रह है, तो दोनों एक दूसरे से पूर्णतः संबंधित है। पर उपग्रह बिल्कुल अलग आ जाएगा, उपग्रह का ग्रह से कोई संबंध नहीं होगा। जैसे चंद्रमा हमारा उपग्रह है और पृथ्वी हमारा ग्रह है और ये ग्रह के अंदर आएगी, है ना। तो इस प्रकार का डायग्राम बनाना है जब दोनों एक दूसरे से पूर्णतः संबंध हो पर तीसरे का इससे कोई संबंध ना होगा, तो इस प्रकार का डायग्राम हमें दर्शाना है। अब हम एक और देखेंगे कि जैसे ये छठी स्थिति हमारे यहाँ पर कट गई है कि जब दो समूह एक दूसरे से पूर्णतः संबंध, यहाँ देखो, यदि हम किसी पुरुष ए से सभी पिता बी, यदि पुरुष को ए से, पिता को बी से तथा अविवाहित को सी से निरूपित करेंगे तो निम्न, यानी कैसे कि जब दो समूह एक दूसरे से पूर्णतः सम्मिलित हो पर तीसरा संबंध आंशिक रूप से जुड़ा हुआ हो, है ना। पहले तीसरा पूर्णतः भिन्नता पर तीसरा आंशिक रूप से जुड़ा हो, तो आपको इस प्रकार का डायग्राम बनाना है। जैसे ए क्या है? पुरुष है, बी क्या है? पिता है और ये अविवाहित है, अविवाहित। तो जो पिता होगा वो तो विवाहित होगा, विवाह करने के बाद वो पिता बनेगा, पर जो अविवाहित है तो अविवाहित व्यक्ति भी पुरुष होंगे। ऐसा तो ये नहीं कि अविवाहित व्यक्ति पिता में काउंट होंगे, तो अविवाहित व्यक्ति को उन्होंने पिता में काउंट नहीं करा। तो पिता सभी पुरुष, सभी पिता में सब पुरुष होते हैं, पर सभी पुरुष विवाहित नहीं हो सकते, है ना। तो सभी अविवाहित व्यक्ति पुरुष नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार अविवाहित कोई महिला भी होगी, इसमें इतने पुरुष होंगे तो महिला अविवाहित भी होगी। तो इस प्रकार इन दोनों में आंशिक भिन्नता है और बी का इससे पूर्णतः संबंध है। तो आपको इस प्रकार का डायग्राम बनाना है ना। मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। इन सभी प्रकार का एक एक सभी स्थिति करवा दी कि अगर इनमें से कोई सा भी आपको प्रश्न पूछा गया तो आप आसानी से प्रश्नों को करके आ जाओ। अगली स्थिति है कि जब एक समूह दूसरे समूह से पूर्णतः समाहित हो तथा तीसरा समूह उन दोनों समूह में आंशिक रूप से संबंध हो, तो जैसे उदाहरण ए स्त्री को दर्शाता है, बी माताओं को दर्शाता है और सी अध्यापक को निरूपित करता है, तो निम्न आरेख बनेगा। यानी कि सभी स्त्रियां माताएं होगी, क्योंकि जो माता होगी वो स्त्री होगी, पर सभी माताएं अध्यापक नहीं हो सकती है और सभी स्त्रियां भी अध्यापक नहीं हो सकती है ना। तो इस प्रकार ये निम्न आरेख बनेगा कि इन दोनों से इसका आंशिक संबंध है पर बी का इससे पूर्णतः संबंध है। तो इस प्रकार का आपको वैनारेख बनाना है। अब अगला है हमारा आठवीं स्थिति कि जब दो समूह आपस में आंशिक रूप से समाहित हुए जबकि तीसरा समूह दोनों से बिल्कुल भिन्न है, तो कुछ ऐसे संबंध बनेगा। यानी कि दोनों आंशिक रूप से समाहित है पर तीसरा इससे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। जैसे कुछ लड़के हॉकी खेलते हैं, तो लड़के हॉकी और ये हो गए खिलाड़ी। तो कुछ लड़के हॉकी खेलते हैं पर सभी खिलाड़ी हॉकी नहीं खेलते हैं ना, कुछ लड़के हॉकी खेलते हैं, तो ये आ गया है ना।
और कोई लड़की हॉकी नहीं खेलती है ना, तो ये या फिर ये बन जाएगा हमारा लड़की, ये हमारी लड़की हो गई। तो कोई लड़की हॉकी नहीं खेलती है और कुछ लड़के हॉकी खेलते हैं ना, तो इस प्रकार का आंशिक रूप से जब दोनों का आंशिक संबंध होगा और तीसरे से कोई संबंध नहीं होगा, तो आपको इस प्रकार का डायग्राम बनाना है। अब हम सवाल देखते हैं ना, ये एक टाइप और बचा है आपका, है ना। जब तीनों समूहों में से कोई दो समूह आपस में आंशिक रूप से समाहित हो और तीसरा समूह उनमें से किसी एक से आंशिक रूप से समाहित हो तथा दूसरे से कोई संबंध नहीं रखता है, तो इस प्रकार का, यानी कि इन दोनों का आंशिक रूप से संबंध है और इन दोनों का आंशिक रूप से संबंध है, पर इन दोनों का कोई संबंध नहीं है ना, तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। जैसे ए लड़कों को निरूपित करता है, जबकि बी लड़कियों को, और सी अध्यापक को। तो सी निरूपित, नहीं एक मिनट, गलत डायग्राम बना दिया मैंने, यहां पर आएगा अध्यापक और यहां आ जाएगा लड़कियां। तो कुछ लड़कियां अध्यापक है और कुछ लड़के अध्यापक है, पर लड़कियां लड़के नहीं हो सकती है, नहीं लड़के लड़कियां हो सकती है, पर ये कुछ संबंध है, आंशिक रूप से इन दोनों का संबंध है, तो कुछ लड़के अध्यापक हो सकते हैं, कुछ लड़कियां अध्यापक हो सकती है ना। तो आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अब ये जो आपके प्रश्न है, ये आपके पूछा गया था, सेट की एग्जाम में पूछा गया था, सेट 2018 में ये प्रश्न आपके पूछा गया था। तो पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं कि प्रश्न क्या पूछा गया था। नीचे भले क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, पर मैं तीनों टॉपिक आपको एक ही क्लास में कंप्लीट करवाना चाहती हूँ, ताकि हमारी 4th यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाए। तो नीचे दर्शाए गए चित्र P, Q, R, S और T को 3 शब्दों के समूह से 4 विकल्पों में प्रदर्शित किया गया है। कौन सा विकल्प चित्र को प्रदर्शित नहीं करता? तो ये सारे चित्र बनाए गए जो हमने अभी उदाहरण से समझे, तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो 5 चित्र गए हैं, 5 वेनारे दिए गए हैं, इनसे संबंध नहीं रखता। तो अगर आप इनका वेनारे बना दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है हमारा कि रंग लाल और नीला। तो अब देखिए कि रंग लाल और नीला का कौन सा डायग्राम बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि ये रंग आ गया और ये लाल है और ये नीला है। अब कैसे, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब बड़े समूह में दो समूह का बिल्कुल संबंध ना हो, पर वो बड़े समूह से संबंधित रहे, जैसे बताया था ना, ग्रह में पृथ्वी और मंगल, वो वाला हमने ऑप्शन देखा था अभी उदाहरण, तो उसी का ही दिया गया है ना। अगला है रंग, कपड़ा और व्यापारी। तो इसका क्या बनेगा, रंग, तीनों अलग अलग है, रंग, कपड़ा, ये भी अलग व्यक्ति आ गया, और व्यापारी। एक मिनट, आपको ऐसा लगेगा दोनों से जुड़ रहे हैं, पर तीनों भिन्न भिन्न है ना। व्यापारी, ये तीनों अलग बनेंगे, यानी कि इस प्रकार का कोई डायग्राम आपको दिख रहा है क्या, नहीं, तो यही विकल्प हमारा आंसर होगा। अब अगला देखते हैं हम, पशु, स्तनधारी और गाय, है ना। तो स्तनधारी, एक मिनट, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा इसका डायग्राम। पशु, स्तनधारी और गाय, है ना। तो गाय यहां आ जाएगी, यही बनेगा इसका, गाय, स्तनधारी और ये बनेगा पशु, है ना। इसका डायग्राम ये बनेगा। इसका है नर, घोड़ा और आदमी। क्या है, नर है, घोड़ा है और आदमी है। तो मैंने ये वाला गलत बता दिया, इसका ये नहीं बनेगा यार, इसका क्या बनेगा, ये है पशु, स्तनधारी और गाय, है ना। इसका हमारा ये बनेगा कि हाँ, पशु, ये बनेगा, पशु है, स्तनधारी, ये सारे पशु स्तनधारी होते हैं ज्यादातर, और ये गाय। तो ये हमारा बनेगा कि गाय, स्तनधारी और पशु, क्योंकि गाय स्तनधारी होती है और स्तनधारी सभी पशु होते हैं। ये नर, घोड़ा और आदमी। तो ये हमारा नर, ये आ गया नर, ये आएगा आदमी, को पता है आदमी, क्योंकि सभी आदमी नर होते हैं, घोड़ा बिल्कुल अलग आ गया, है ना। तो घोड़ा अलग आ गया, घोड़ा अलग जाति को दर्शाता है, तो
तो आप खुद देख लीजिए कि इस प्रकार की चित्र आपसे पूछे जाएंगे डायग्राम और आपको उनसे संबंध बनाना आएगा। तो हमें पता है कि रंग, कपड़ा और व्यापारी तीनों अलग अलग है, तो इसका ये वाला डायग्राम बनेगा और ये डायग्राम यहाँ पर कहीं फुलफिल नहीं हो रहा है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसका सही विकल्प क्या है, बी। क्या है, बी। अब अगला प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न आपके यूजीसी नेट जून 2014 में पूछा गया था, तो मैं आपको वही पीवाईक्यू लेके आई हूं जो आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। फिर हम प्रश्न पढ़ते हैं कि नीचे एक रेखा चित्र दिया जा रहा है जिसमें 3 वृत्त हैं, ए, बी और सी, जो किसी परस्पर संबंध है। वृत्त ए भारतीयों को दर्शाता है, प्रतिनिधित्व करता है, बी वृत्त वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करता है और सी राजनीतिक का प्रतिनिधित्व करता है। PQRS भिन्न भिन्न क्षेत्रों को दर्शाते हैं। उस कूट का चयन कीजिए जो उस क्षेत्रों को दर्शाता है जिसमें भारतीय वैज्ञानिक हो, जो भारतीय वैज्ञानिक और राजनीतिक ना हो। जो भारतीय है वो वैज्ञानिक तो हो पर राजनीतिक ना हो, है ना। प्रश्न ध्यान से पढ़िए कि हमें उस डायग्राम को दर्शाना है, उस व्यक्ति को दर्शाना है जो भारतीय तो है और वैज्ञानिक भी है पर राजनीतिक नहीं है। तो आप देखिए कि जो क्यू है वो भारतीय भी है, राजनीतिक भी है, वैज्ञानिक के तीनों में आ रहा है ना। अब पी वाला देखते हम, तो पी भारतीय है और राजनीतिक है पर वैज्ञानिक नहीं, तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा गया है कि भारतीय हो, वैज्ञानिक हो पर राजनीतिक ना हो। अब हम देखते हैं आर को, तो जो आर है हमारा वो राजनीतिक है, वैज्ञानिक है पर भारतीय नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। एस को देखते हैं, एस हमारा भारतीय है क्योंकि भारतीय में आता है, एस हमारा वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक में आता है पर राजनीतिक वाले में नहीं आता। तो हमसे क्या पूछा गया था कि भारतीय हो, वैज्ञानिक हो पर राजनेता ना हो, तो एस यहाँ पर नहीं आ रहा है ना, एस इस वाले डायग्राम में नहीं आ रहा है, एस इधर ही आ गया है, तो हमारा क्या होगा, एस। तो देखिए केवल एस जो है भारतीय है, वैज्ञानिक है पर राजनीतिक नहीं है। या इस प्रकार के प्रश्न आपसे VNRX से पूछे जाएंगे। मैंने दोनों टाइप के सवाल बता दिए और सारे प्रकार के टाइप के उदाहरण से बता दिए हैं। अगर कोई सा भी प्रश्न आया तो आप आसानी से हल कर लोगे। आपको ध्यान से क्लास को देखनी होगी तो ही आपको समझ में आएगा। अगला टाइप है हमारा, अगला टॉपिक है लास्ट वाला इस वाले चैप्टर का, दिशा परीक्षण। आपसे दिशा परीक्षण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो आपको विद्यार्थियों को उत्तर दक्षिण दिशा दिखा VNRX में समझने में नहीं आता है। वो ज्यादातर विद्यार्थी दाएं और बाएं में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं ट्रिक से आपको दाएं और बाएं बताऊंगी कि आप जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे जो ट्रिक मैंने फॉलो करी थी। अब आपको आपके हिसाब से आप कुछ अलग याद रखते हैं तो वो आपका अलग है ना। अब दिशा किसे कहते हैं? दिशा वास्तव में एक मानक परिकल्पना है जिसकी मदद से किसी वस्तु की सापेक्षिक स्थिति बताई जाती है। यह मानक परिकल्पना सूर्य की अवस्थिति के आधार पर की जाती है। इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य जिस ओर उदय होता है वह पूर्व दिशा होती है। हमें पता है कि सूर्य हमारा किधर उदय होता है, पूर्व होती है, और जिस तरफ अस्त होता है वो हमारी पश्चिम दिशा होती है। ये हम सभी विद्यार्थियों को पता है। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा जो मेरी क्लास देख रहा है उसे ये नहीं पता हो कि सूर्य किधर उदय होता है, किधर अस्त होता है। तो हमें इन दो दिशाओं के बारे में हमेशा ज्ञान रहता है। अब आपकी हमारी 4 दिशाएं, क्या दिशाएं हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूर्व और पश्चिम। अब आपको हमेशा जब भी दिशा दूरी वाला आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, प्लस का निशान। आपको प्लस का निशान आना चाहिए क्योंकि हमारी 4 दिशाएं होती है। अब आप 4 दिशाओं को किधर रिप्रेजेंट करेंगे? उत्तर दिशा आपकी हमेशा ऊपर की तरफ होगी। आप कोई भी प्रश्न हल करोगे, आपको पूछा जाए कि राम घर से निकला, दाएं ओर मुड़ा, बाएं ओर, तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि उत्तर हमेशा ऊपर की ओर होगा और हमारा दक्षिण हमेशा नीचे की ओर होगा, है ना। उत्तर हमेशा ऊपर होगा और दक्षिण हमारा नीचे होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है। पूर्व हमेशा आपकी दाईं तरफ होगा यानी कि आपकी सीधे हाथ की तरफ, और दक्षिण हमेशा आपके बाएं हाथ की तरफ होगा यानी कि आपके उल्टे हाथ की तरफ। अब आप दाया बाया कैसे याद रखोगे? दाया कैसे याद रखना है? दाल बाटी सभी को खाना पसंद है, किसको खाना नहीं पसंद है? दाल बाटी खाना। तो दाल से दाया, दाल बाटी आप किस हाथ से खाओगे? सीधे हाथ से खाते हो। कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो
लेफ्टी रहते हैं, उल्टे हाथ से खाते हैं, तो वो मुझे कमेंट ना करे कि मैडम हम उल्टे हाथ से खाते हैं, तो अब हम क्या करें। आपको बस एक याद रखनी है कि दाल बाटी आप हमेशा सीधे हाथ से खाते हो और दाल से दाया। मैंने भी ऐसे याद रखा था, पहले मैं जब शुरू में तैयारी कर रही थी तो मैं दाएं बाएं में बहुत कंफ्यूज हो जाती। तो मैंने कैसे याद रखा कि मैं दाल बाटी मुझे खाना पसंद है और मैं हमेशा सीधे हाथ से खाती हूँ, तो दाल बाटी से दाएं हाथ से मैं दाल बाटी खाती हूँ। किस हाथ से खाती हूँ? दाएं हाथ से दाल बाटी खाती हूँ और दायां हाथ आपका हमेशा सीधा वाला हाथ रहेगा, है ना। तो पूर्व हमेशा आपकी दाएं दिशा को दर्शाएगी और उत्तर हमेशा आपकी बाएं दिशा को दर्शाएगी। आपको ध्यान रखना है ना। तब आपको हमेशा एक ही निशान याद रखना है। दिशा परीक्षण में प्लस का निशान, ऊपर आपका उत्तर होगा, नीचे आपका दक्षिण होगा। हमेशा भले आप किसी भी दिशा में बैठे हो, आपका मुंह किधर भी हो, पर आपको हमेशा जब भी आप डायग्राम बनाओगे आप इसी डायग्राम से सवाल को करोगे तो ही आपके सवाल सही होंगे, नहीं तो आपके सवाल गलत हो जाएंगे। मैडम मैं तो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा हूं, दक्षिण की तरफ तो कोई मतलब नहीं है। आप किधर भी मुंह करके बैठो, आपको हमेशा यही डायग्राम बनाने। इधर दाएं तरफ आपका पूर्व होगा और बाएं तरफ आपका पश्चिम होगा। जब मैं अभी आपको सवाल करवाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया दाया बाया। इसके अलावा भी आपकी अन्य दिशाएं भी होती हैं, जैसे उत्तर और पूर्व के मध्य जो दिशा होती है आपकी, ये उत्तर पूर्व दर्शाती है। पूर्व और दक्षिण के मध्य की दिशा आपकी दक्षिण पूर्व दर्शाती है। पश्चिम और दक्षिण के मध्य की दिशा दक्षिण पश्चिम दर्शाती है और उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा आपकी उत्तर पश्चिम दर्शाती है। इस प्रकार के भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको 8 दिशाएं ध्यान रखनी है। एक तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और जो उनके मध्य की दिशा है वो भी आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको बिल्कुल डायग्राम से समझा दिया। अब हम सवाल करते हैं ताकि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आए। यह प्रश्न आपके नेट जून 2026 में पूछा गया था और ये आपके सेट और नेट में भी पूछा जा सकता है ना। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ। देखो हमारी ना 4 यूनिट कंप्लीट हो गई। कौन कौन सी यूनिट मैंने कंप्लीट करवा दी है? जो विद्यार्थी पहली बार क्लास देख रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी यूट्यूब पर उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन वाली यूनिट कंप्लीट हो गई। दूसरी हमारी आईसीटी, तीसरी हो गई हमारी गणितीय, तर्क एवं अभिव्यक्ति है ना, ये वाली हो गई है। और चौथी हमारी आज अंतिम क्लास इसकी युक्तियुक्त तर्क। तो हमारे चारों यूनिट मैंने आपको YouTube पे बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक टॉपिक को समझाया है, पढ़ाया है। ऐसे पढ़ाया कि आपको कोई पेड कोर्स में भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाएगा। पेपर वर सभी टीचर पढ़ा रहे, बहुत अच्छे से पढ़ा रही है वो। मैं किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ, पर वो सिर्फ आप खुद देखिए कि वो आपको सिर्फ क्वेश्चन करवा रहे हैं PYQ। अब आपको ये नहीं पता कि जो PYQ आपको वो करवा रहे हैं, क्वेश्चन करवा रहे हैं, बने कहां से। जब आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लोगे तो प्रश्न कहीं से भी पूछा जाए उसी थ्योरी से आपका प्रश्न बनेगा। तो आप कोई सा भी प्रश्न गलत करके नहीं आओगे। तो पहले मैं आपको YouTube पे पूरा थ्योरी क्लास कंप्लीट करवाऊंगी 10। उसके बाद फिर मैं आपकी डेली क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो जाए और आप 35 से 40 प्रश्न करके आओ। और अगर आप 35 प्रश्न भी करके आ जाते हो तो आप 30 नंबर पेपर 1 में स्कोर करोगे, जो बहुत अच्छा स्कोर होगा अपने आप में, है ना। अब हम प्रश्न करते। तो मेरी आपसे विनती है कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन विद्यार्थियों ने पुरानी क्लासें नहीं ली हो और वो ले, ताकि आप जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लो, है ना। अब हमारा प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपने सामने की ओर 10 मीटर और दाहिने ओर 10 मीटर चलता है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5, 15, 15 मीटर चलता है। वह इस समय अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी है। अब यहाँ पे न तो दक्षिण दिशा दी गई है, न उत्तर, न पूर्व पश्चिम। अब आप इस सवाल को कैसे करोगे? मैंने क्या बोला आपको कि आपको सिर्फ एक डायग्राम ध्यान रखना है, ये वाला। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। सिर्फ एक ही डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए दिशा दूरी वाले चैप्टर को लेकर। अब मैंने क्या कहा आपको कि जब आपको सवाल में
दिशा नहीं दी गई हो, जब दिशा दी होगी तो आप दिशा के अकॉर्डिंग चलोगे। उत्तर दिया है, दक्षिण दिया है, तो यहाँ पर दिशा नहीं दी गई तो अब आप किस दिशा में चलोगे। अब यहाँ क्या दिया गया है, एक व्यक्ति अपने सामने की ओर 10 मीटर चलता है। अब आप सामने किधर चलोगे, इधर चलोगे कि इधर चलोगे कि इधर चलोगे कि इधर चलोगे। तब आपको क्या करना है कि जब आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए तो आपको हमेशा क्या करना है कि आपको उत्तर की ओर चलना है ना। अगर आपको दिशा नहीं दी गई हो, अगर प्रश्न में दिया हो कि व्यक्ति घर से उत्तर की ओर चलता है, पूर्व की ओर चलता है, तो आपको उसी अनुसार उस व्यक्ति को चलाना है और व्यक्ति की जगह आप खुद को रखोगे। पर यहाँ पर दिशा नहीं दी गई, सिर्फ दूरी दी गई है कि आप अपने सामने 10 मीटर चलते हो। अब आप किधर चलोगे तो आपको क्या करना है कि अगर आपको दिशा नहीं दी हो तो आपको हमेशा उत्तर की ओर चलना है। किधर चलना है, अगर आप उत्तर की ओर से चलना स्टार्ट करोगे तो ही आपका प्रश्न का आंसर सही आएगा, नहीं तो आप प्रश्न गलत करके आओगे। तब आपको क्या करना है, हमें दिशा नहीं दी गई तो हमें उत्तर की ओर चलना है। अब एक व्यक्ति अपने सामने की ओर 10 मीटर चलता है, तब सामने किधर, आपको हमेशा उत्तर की ओर चलना है। तो 10 उत्तर आपको किधर, दिशा मैंने क्या बोला, उत्तर हमेशा आपको ऊपर की ओर रहेगा, तो आपको ऊपर की ओर चलना है। एक व्यक्ति अपने सामने 10 मीटर चला, इनके उत्तर की ओर चला, सामने 10 मीटर चला, वो अपने दाहिने मुड़ा। अब दाहिने किधर होगा, मैंने क्या कहा आपको कि जब आप उत्तर की ओर जाओगे तो आपका मुंह हमेशा सीधा रहेगा, और अब दक्षिण की ओर चले जाओगे तो आप हमेशा उल्टा हो जाएगा, है ना। जैसे अभी उत्तर की तरफ जो आपका दायां है वो दक्षिण की तरफ आपका बायां हो जाएगा, क्योंकि दिशा उल्टी हो जाएगी ना, नीचे की तरफ चलोगे आप उल्टे की तरफ चलोगे ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दाएं की तरफ मैंने क्या कहा था कि आप दाल बाटी सीधे हाथ से तरफ खाते हो, दाएं हाथ की तरफ खाते हो, तो दायां हाथ आपका हमेशा सीधा होगा, और हम सीधे चल रहे हैं तो सीधा हाथ क्या है हमारा, दायां। तो दाल बाटी हम दाएं हाथ सीधा हाथ से खाते हैं, सीधा हाथ किधर है आपका, इधर, तो आपका दायां हो गया। तो व्यक्ति 10 किलोमीटर चला और अपने दाहिने मुड़ा, और फिर कितना चला, 10 मीटर चला। उसके बाद फिर अपने बाएं मुड़ा, तो आप देखिए बाएं किधर होगा, जब आप दाएं हाथ से दाल बाटी खाते हो तो सीधे हाथ से दाल बाटी खाते हो जो आपका दायां है, तो बचा हाथ कौन सा आपका, उल्टा हाथ क्या होगा आपका, बायां। तो आप फिर आप उल्टे हाथ की तरफ यानी कि बाएं तरफ चलोगे और 5 मीटर चलोगे। फिर बाएं और मुड़कर क्रमशः 15-15 मीटर चलता है, यानी कि बाएं और मुड़ के 5 चलेगा, फिर अपने बाएं मुड़ेगा। बाएं किधर होगा आपका, आप फिर सीधे चल रहे हो, तो जो आपका जिस हाथ से आप दाल बाटी खाते हो सीधा हाथ है, और दूसरा हाथ आपका उल्टा हो गया बायां, तो फिर आप कितने चले, 15 मीटर। तो 10 तो ये हो गया, 15 मीटर इधर चले। फिर बाएं मीटर, क्योंकि इसने बोला था बाएं मीटर मुड़कर 5, 15 मीटर चलेगा। फिर आप बाएं और मुड़े, यानी कि आपका मुंह इधर हो गया, फिर आपका इधर बायां हाथ हो गया, तो आप फिर 15 मीटर चले, है ना। और वह इस समय अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, यहाँ से आपने चलना प्रारंभ किया था, आप यहाँ आकर रुके। अब आप देखिए इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो 10 मीटर तो ये हो गया, ये 10 हो गया इधर। अब 10 में से 5 गए, 15 में से 10 गए तो कितना बचा, 5, तो हमारी 5 और बची। तो सीधे सीधे आप यहाँ पर आपका 10 खत्म हो रहा है, क्योंकि यहां से 10 आपने चला था, तो आप देखिए कि 10 तो आप इधर चले है ना, बची कितनी, 15। तो 5 मीटर दूरी आप कितने दूर हो, 5 मीटर, क्योंकि यहां से यहां तक पूरी आप 15 मीटर यहाँ पर मुड़े थे, है ना। और ये इतनी क्या थी, आप 10 मीटर बाएं मुड़े थे, तो बचा कितना, 5। तो क्या दिया गया है कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, वह आरंभिक बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर। तो आंसर क्या होगा हमारा, 5 मीटर, है ना। तो मैंने बहुत अच्छे से बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आता था मुझे कमेंट करें, और आप वीडियो को, आपके यूट्यूब पे अच्छा ऑप्शन है, आप वीडियो को बिल्कुल रिवर्स करके देख सकते हो। अब अगला हमारा दिया गया है, देखो उसमें मैंने ऐसा सवाल लिया था जो बिना दिशा का दिया गया था। ये जो सवाल है आपका दिशा को लेकर दिया गया है, वो ये आपके नेट 2015 में पूछा गया था। एक दिन रमेश घर से जाता है और दक्षिण में 10 मीटर चलता है, अपने दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, सीधे अपने घर पहुंच जाता है। तो पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। तब आप देखिए वहां पर क्या था कि व्यक्ति अपने घर से निकलता और सीधे चलता है। अब यहाँ पर दिया दक्षिण, तो मैंने आपको क्या बताया था कि दक्षिण दिशा किधर होगी, आपको क्या डायग्राम ध्यान रखना है, 1 मिनट, आपको सिर्फ एक डायग्राम ध्यान रखना है, ये वाला, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब क्या कहा गया है, 10 मीटर दक्षिण चलेगा, यानी कि नीचे की तरफ चलेगा वो, है ना। तो
तो 10 मीटर दक्षिण की ओर चला, है ना। ये नीचे हमारा दक्षिण दिशा है ना। यहाँ से ऊपर उत्तर दिशा दक्षिण की तरफ 10 मीटर चला। अब क्या बोला, दाएं मुड़ा। अब आप यहाँ आपको ध्यान रखना, अब आपका दाया की तरफ, क्योंकि आप पूरे उल्टे हो गए ना, तो जो अब आपका यहाँ दाया होगा वो आपका यहाँ बायां कहलाएगा, और जो इधर आपका बायां होगा वो आपका दाया कहलाएगा। तो अब आप देखिए कि आप उल्टे हो गए दक्षिण की तरफ, तो अब आप देखिए कि आप दाएं मुड़े, तो जो आपका इधर दाया था वो इधर आपका क्या था, बायां हाथ था, तो ये आपका दाया हो जाएगा। तो आप दाएं मुड़े और 5 किलोमीटर चले, क्योंकि आप उल्टे हो तो आप उल्टी साइड आपका ये वाला, आप खुद देखिए आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा होगा वो आपके अपोजिट होगा, है ना। तो जो आपका दाया होगा वो उसका बायां होगा हाथ, और जो उसका बायां होगा वो आपको दाया दर्शाएगा। तो दक्षिण की तरफ आपका बायां दाया कहलाता है और आपका दाया बायां हाथ कहलाता है। तो अब आप ये दाईं ओर मुड़े 5 किलोमीटर चले, फिर आप दाएं मुड़े, तो अब आप इधर, आपका मुंह किधर, इधर की तरफ है, तो आपका दायां हाथ, आपका सीधा हाथ इधर की तरफ होगा, वो सीधा हाथ आपका दायां दर्शाता है। तो आप इधर कितने चले, फिर आप 10 मीटर चले दाईं तरफ, है ना। फिर क्या बोला उसने कि फिर आपने बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। तब आप यहाँ आ गए, तो आपका ये वाला दायां हाथ आ गया, आपका मुंह उत्तर की तरफ हो गया, तो ये वाला आपका दायां हाथ है, तो ये आपका बायां होगा। तो आप कितने चले, फिर 10 मीटर आप यहाँ पर चले, 10 मीटर चले आप यहाँ पर, है ना, बाईं तरफ चले आप। तो आप देखिए अब क्या कहा गया है, आप यहाँ से चले थे, घर से चले थे, तो क्या कहा गया है, अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो वो यहाँ से वापस अपने घर आएगा, तो उसे वापस यहाँ सीधा आ गया, तो अपने घर तक पहुंचने के लिए उसे कितना जाना पड़ेगा। तब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है हमारी, 5 किलोमीटर, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 10 ये, तो 5 और 10 15, यानी कि 10 किलोमीटर तो ये दूरी के, और 5 किलोमीटर ये दूरी है, तो टोटल उसे 1 मिनट 10 किलोमीटर तो दूरी है, और ये 5 किलोमीटर, तो टोटल उसे कितना, 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा, 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा, है ना। तो मैंने आपको तीनों टॉपिक करवा दिए हैं, और तीनों टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करें, है ना। मैंने ये चैप्टर में चाहती तो आपको नहीं करवाती, पर मैंने जब पुराने प्रश्न पत्र देखे तो मैंने देखा कि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, और कभी पूछे जाते हैं और कभी नहीं पूछे जाते। पर हम क्या करते हैं कि हम जो चीज छोड़ते हैं वही चीज हमारी परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो कभी आपके इन तीनों टॉपिक में से अगर एक सवाल भी पूछ लिया गया, तो मैं चाहती हूँ कि आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाए, 2 नंबर आप करके आओ, है ना। अगर एक सवाल भी पूछा गया और वे ना आरेख से, तो एक सवाल पूछा ही जाता है। तो आज की क्लास से आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 4 नंबर आपके पक्के मैंने आज की क्लास से करवा दी। तो अब आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप कमेंट करें। आप मुझे कमेंट नहीं करते, आपकी क्लास का फीडबैक दीजिए आप कि आपको क्लास कैसी लगी, है ना। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। अब हम अगली यूनिट अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप कौन सी यूनिट पढ़ना चाहते हैं ना। आप मुझे बताइए कि आपको कौन सी यूनिट पढ़नी है, उस हिसाब से मैं आपको अगली यूनिट पढ़ाऊंगी। हमारी सिर्फ 6 यूनिट बची है। कुछ यूनिट तो बहुत छोटी छोटी है, कुछ यूनिट थोड़ी बड़ी है, तो मैं देखती हूँ कि कौन सी यूनिट आपको पढ़ाऊं, है ना। तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में अगली यूनिट के साथ। धन्यवाद, राधे राधे।